हाँ प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आइए आज हम एक नया अध्याय शुरू करते हैं और आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पाठ्यपुस्तक आरोह और उसका पहला अध्याय जिसका नाम है हरिवंश राय बच्चन। यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी का जो अध्याय दिया गया है उसमें दो कविताएं आप लोगों के दी गई हैं। जो पहली कविता है उसका नाम है आत्म परिचय और दूसरी कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन दोनों कविताओं को पढ़ने से पूर्व आज हम बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय को लेकर। परिचय को पढ़ने से पूर्व मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों के पास जो भी सामग्री भेजी जा रही है उस अध्ययन सामग्री को आप अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के पश्चात अपने नोटबुक में जो आपने लिखा है उसको अच्छे से याद करें, क्योंकि बिना याद किए हुए आपका काम अधूरा है। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का जो ग्रीष्म अवकाश चल रहा है इस ग्रीष्म अवकाश में आप जो मेरे द्वारा मेहनत की जा रही है उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए अपने जो आगामी सेशन शुरू होने वाला है उस सेशन के प्रारंभ होने से पूर्व आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसलिए आप के पास जो नियमित रूप से जो कक्षाएं भेजी जाएंगी उनको आप अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद याद करें। तो आइए हम बात करते हैं आज की कक्षा को लेकर। आज का अपना जो प्रकरण रहेगा वो है कवि परिचय। प्रकरण है कवि परिचय। और आज के हमारे कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। आपने अमिताभ बच्चन सुना होगा, ये उन्हीं के पिताजी हैं। हरिवंश राय बच्चन उस दौर के कवि हैं जब छायावादी रचनाएं बहुतायत में लिखी जा रही थी, लेकिन ये छायावाद से हटकर इन्होंने सीधी सादी भाषा में अपनी जो बात कही और एक संवेदनशील और गैर शैली में इन्होंने अपनी बात रखी। वहाँ पर हरिवंश राय बच्चन को एक नया वाद प्रारंभ करने का श्रेय जाता है और उस वाद का नाम है हालावाद। हालावाद उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें मस्ती और प्रेम के संदेशों से युक्त रचनाएं आती हैं। हालावाद का अगर हम विस्तार से बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जी ये कहते हैं कि ये जो संपूर्ण संसार है ना, इस संसार को उन्होंने जो है मधुशाला कहा है और जो व्यक्ति कल्पनाएं करता है उन कल्पनाओं को उन्होंने साकी कहा है। साकी कहते हैं शराब पिलाने वाली को। और जो कविता है वो एक तरह का प्याला है जिस प्याले में कविता जीवन भर भर कर पाठक को पिलाया जाता है और कविता की एक घूंट जीवन का एक घूंट माना जाता है, जिसको पीकर पाठक के जो सांसारिक अपने पराये के जितने भी भाव हैं वो सारे दूर हो जाते हैं और एक अजीब सा सूफियाना मस्ती उस पाठक पर छा जाती है। इसी को हालावाद कहा जाता है। हम बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय को लेकर। तो हम अगर इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म 1907 ईस्वी में, जी हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साथ 1907 ईस्वी में इनका जन्म होता है और ये होता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद 1907 से 1903 तक इनका जीवन काल रहा। मृत्यु की अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु सन 2003 में मुंबई में होती है। मुंबई में इनकी मृत्यु हो जाती है। हरिवंश राय बच्चन को जैसा कि हमने कहा हालावाद का जनक कहा जाता है। इन्हें हालावाद का जनक, इसके अलावा छई रोमांस का कवि भी कहा जाता है। छई रोमांस का कवि कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन जैसा कि हम बात कर चुके हैं, इन्होंने जो है अपनी बात छायावादी लाक्षणिक वक्रता में कहने के बजाय सीधी सादी भाषा और संवेदनशील गैर शैली में कही है।
इन्होंने अपनी बात छायावादी लाक्षणिक वक्रता में कहने के बजाय सीधी सादी भाषा एवं संवेदनशिक्त क्या शैली में कही है। हरिवंश राय बच्चन पर एक फारसी कवि हुए हैं उमर खयाम। फारसी कवि उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन जी 1942 से लेकर 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। उसके पश्चात इन्होंने जो आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रम होते थे उनमें भाग लेते थे। उसी दौरान ये जो है विदेश मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी विभाग के विशेषज्ञ के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो हम लिख सकते हैं आपने 1942 से 1952 ईस्वी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रम एवं विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। तो ये इस तरह से हम इनके बारे में कह सकते हैं। हालावाद किसे कहते हैं? हाला का शाब्दिक अर्थ वैसे शराब होता है। हालावाद प्रेम और मस्ती से भरे संदेशों को हालावाद कहते हैं। प्रेम एवं मस्ती से भरे संदेशों को हालावाद कहा जाता है। हम बात करें इनकी रचनाओं को लेकर, रचनाएं, तो इनकी रचनाओं को हम 6 भागों में बांटकर अच्छे से याद कर सकते हैं। इन्होंने जो प्रथम श्रेणी की रचनाएं लिखी वो लिखी हालावादी रचनाएं। हालावादी रचनाएं, तो हालावादी रचना जो इनकी हैं वो 3 रचनाएं हैं। एक है मधुशाला,
मधुबाला और तीसरी है मधुकलश। मधुकलश कैसे याद रखेंगे? साला में बाला कलश लेके जाती है, इनका क्रम भी यही है 1935, 1936, 1937। लेकिन आपकी जो पाठ्यक्रम है आरोह उसमें इसका 1935 दे रखा है और इन दोनों का 1938 दे रखा है, तो आपको यही याद रखना है 1938 दोनों और ये 1935। तो ये इनकी हालावादी रचनाएं हैं। दूसरी जो श्रेणी की रचनाएं आती हैं वो रचनाएं हैं विषाद राग से संबंधित रचनाएं। विषाद राग से संबंधित रचनाएं, और विषाद राग से संबंधित जो इनकी रचनाएं आती हैं उनमें निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, नए पुराने झरोखे, आरती और अंगारे, ये इनकी विषाद राग से संबंधित रचनाएं हैं। अगली जो रचनाएं आती हैं वो हैं श्रृंगार परक रचनाएं। इसमें 3 रचनाएं आती हैं श्रृंगार परक रचनाओं में। जो पहली रचना है वो है सतरंगिनी। दूसरी रचना है सतरंगिनी के बाद सतरंगिनी प्रणय पत्रिका, और एक रचना है मिलन यामिनी। ये 3 रचनाएं इनकी श्रृंगार परक रचनाएं मानी जाती हैं। इसके बाद आती हैं इनकी श्रृंगार परक रचनाओं के बाद सामाजिक और राजनीतिक रचनाएं। सामाजिक राजनीतिक रचनाओं में आती हैं सूत की माला, खादी के फूल, इसके अलावा आती है दो चट्टानें। जी हाँ, दो चट्टानें पर 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। दो चट्टानें, बुद्ध और नाचघर। इसके अलावा आती है जाल समेटा। इसके अलावा एक रचना और आती है इसमें, 4 खमें 64 घूंट और बंगाल का अकाल। तो ये इनकी सामाजिक और राजनीतिक रचनाएं हैं। पहली हालावादी रचनाएं, दूसरी विषाद राग से संबंधित रचनाएं, तीसरी श्रृंगार परक रचनाएं, चौथी आती हैं सामाजिक और राजनीतिक रचनाएं। इसके अलावा इनकी जो अगली आती हैं वो हैं अनुदित रचनाएं। अनुदित 3 रचनाएं हैं, मैकबेथ, हैमलेट और जनगीता। ये इनकी 3 रचनाएं हैं अनुदित। इसके अलावा इन्होंने आत्मकथा लिखी है। इनकी आत्मकथा इन्होंने लिखी है 4 भागों में।
जो पहला भाग है उसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा जो खंड है उसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर। नीड का निर्माण फिर। अगला है बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। अंतिम भाग है 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। तो ये इस तरह से इनकी रचनाएं हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में लिखी, नीड का निर्माण इन्होंने 1970 में लिखी, और बसेरे से दूर ये बात करें 1970, 1969, 70, 77 और 1985। इस तरह से ये 4 खंडों में इनकी जो आत्मकथा है। इसके अलावा इनका जो संपूर्ण काव्य खंड है, संपूर्ण काव्य खंड, इन्होंने जो संपूर्ण इनका काव्य खंड है वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से, बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में है। तो ये इस तरह से इनका परिचय रहा है। और हमारे जो आरोह पाठ्य पुस्तक है उसमें इनकी 2 कविताएं ली गई हैं। एक का नाम है आत्म परिचय और दूसरी जो कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो इनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई है। एक बार दोहरान कर लेते हैं। जन्म कब हुआ बताइए। जन्म 1907 ईस्वी में, कहाँ? इलाहाबाद में। मृत्यु 2003 में, कहाँ? मुंबई में। उसके अलावा जो बच्चन हैं इनको हालाबाद का जनक, छई रोमांस का कवि और हिंदी का बायरन भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी वो छायावादी लाक्षणिक वक्रता में लिखने की बजाय सीधी सादी भाषा और संवेदनशील गैर शैली में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। 1942 से और 52 तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे और जो आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रम थे उनसे जुड़े रहे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी भाषा के विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। आगे हम बात करें तो प्रेम और मस्ती से भरे संदेशों को इन्होंने हालावाद कहा। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो रचनाओं को हमने 6 भागों में बांटा है। हालावादी श्रेणी की रचनाएं वो रचनाएं हैं जिसमें प्रेम और मस्ती का संदेश इन्होंने दिया गया है। ज्ञात्मकता है इनमें मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश 1935 और 38 आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार। विषाद राग से संबंधित रचनाएं निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, नए पुराने झरोखे, आरती और अंगारे, टूटी फूटी कड़ियाँ भी इसके अंतर्गत आती हैं। श्रृंगार परक रचनाएं सतरंगनी, प्रणय पत्रिका, मिलन यामिनी। सामाजिक और राजनीतिक जो कविताएं हैं वो है सूत की माला, खादी के फूल, 4 खमे 64 घूट, बुद्ध और नाचघर, बंगाल का अकाल, जाल समेटा, 2 चट्टानें, जिस पर इन्होंने जो है 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अनुदित रचनाएं मैकबेथ, हेमलेट और जनगीता। इनकी जो आत्मकथा है वो 4 भागों में लिखी गई है। पहला जो भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा जो भाग है उसका नाम है नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार के सोपान तक। संपूर्ण काव्य खंड काव्य संग्रह इनका 10 भागों में बच्चन ग्रंथावली के नाम से लिखा गया है। तो ये इनका परिचय रहा है। उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से लिखकर अच्छे से याद करेंगे ताकि आपको परीक्षा में कोई परेशानी नहीं हो। अगली जो अपनी कक्षा रहेगी वो इनकी दोनों कविताओं को लेकर रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।